हेलो डियर लर्नर्स। आज हम लोग ट्रिक सीरीज में एक नए ट्रिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। बेसिकली ये जो ट्रिक है ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसको जनरली बच्चे स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं, इन पे प्रॉब्लम्स की भी प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन फिर भी उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है कि ऐसे प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करें और कम से कम टाइम में कैसे सॉल्व करें, है ना। इस क्वेश्चन के माध्यम से हम बहुत सारे टेक्निक सीखने वाले, जिसमें से कुछ टेक्निक जो होगी वो प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड होगी, कुछ टेक्निक जो होगी हमारे वो मोमेंटम कंजर्वेशन से होगी, है ना। तो अपने आप में ये एक प्रॉब्लम जो मैं डिस्कस करूंगा इसमें कई सारे चीज़ें आ जाएंगी और उन सारी चीज़ों की टेक्निक हम स्टेप बाय स्टेप ड्यूरिंग द सॉल्यूशन सीखेंगे। राइट नाउ लिसन मी वेरी केयरफुली। सपोज करिए कि यहाँ पे एक m मास का बॉम्ब है, ठीक है। ये बॉम्ब को 20 मीटर प्रति सेकंड से 45 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया गया, राइट। अब 45 डिग्री पे 20 मीटर पर सेकंड से अगर किसी बॉम्ब को प्रोजेक्ट किया गया तो ऑब्वियस सी बात है ये ऊपर जाएगा, कहीं भी फट सकता है। प्रॉब्लम में ये दिया हुआ था कि ये जो बॉम्ब है ये मैक्सिमम हाइट पे जाके फट रहा है ना। इस प्रोजेक्टाइल का जो भी मैक्सिमम हाइट होगा उस मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद ये बॉम्ब फट रहा है। ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये बॉम्ब फट रहा है ना। बॉम्ब फटने के बाद उसके टुकड़े होंगे, है ना, कई टुकड़े हो सकते हैं। मैं 2 टुकड़े मान के चल रहा हूँ जैसा प्रॉब्लम में दे रखा था। इसके 2 टुकड़े होने थे, एक का मास है m/4 और एक का मास है 3m/4। आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि m/4 और 3m/4 दोनों को अगर हम जोड़ दें तो हमारा 4m/4 आ जाएगा। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और m जो है वो हमारा टोटल मास आ जाएगा। एग्री? तो बड़ा सिंपल सा प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम में ये दिया हुआ था कि अगर m/4 वाला फ्रैगमेंट, m/4 वाला पार्ट अगर टूटने के बाद एग्जैक्ट इसी रास्ते को फॉलो करता हुआ, अगर m/4 वाला पार्ट मैं मानूं कि एग्जैक्ट इसी टुकड़े, इसी पाथ को फॉलो करते हुए, m/4 वाला टुकड़ा इसी पाथ को फॉलो करते हुए यहाँ आके वापस गिरा, तो सवाल में ये पूछा गया था कि ये 3m/4 वाला जो टुकड़ा है वो यहाँ से कितनी दूरी पे जाके गिरेगा। बेसिकली हमें ये डिस्टेंस बताना था, राइट। हमें ये डिस्टेंस बताना था, ये वाला डिस्टेंस बताना था कि ये जो 3m/4 वाला टुकड़ा है ये जहां से पॉइंट, जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, जहां से प्रोजेक्ट किया गया है उससे कितनी दूरी पे जाके ये गिरेगा। बड़ा क्लियर सा सवाल है ना। इसको करने के देखिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। पहले तो हम लोग थोड़ा सा लॉन्ग कट मेथड देखेंगे ताकि इससे हमें समझ में आ जाए स्टेप बाय स्टेप की चीज़ें चल कैसे रही है ना। ये अगर डिस्टेंस d है तो हमसे d ही पूछा गया था। एग्री? तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा लॉन्ग कट मेथड को देखते हैं कि इसको कैसे हम सोच सकते हैं, राइट। तो बड़ा सिंपल सा है कि अगर मैं 20 मीटर पर सेकेंड और 45 डिग्री आपके सामने दे रहा हूँ तो कुल मिला के मैं इसका मैक्सिमम हाइट और रेंज आपसे पूछ सकता हूँ, है ना। तो डायरेक्टली आप फॉर्मूला लगा के भी मैक्सिमम हाइट और रेंज बता सकते हैं, है ना। लेकिन इसको एक और तरीका है शॉर्ट में निपटाने का, वो मैं आपके सामने डिस्कस कर लेता हूँ। अगर इस प्रॉब्लम में ये बॉम्ब की कोई बात नहीं हो और सिंपली हमसे ये पूछा जाए कि मैक्सिमम हाइट और रेंज बता दीजिए आप, है ना, तो उसको कैसे करेंगे ये देखिएगा, ध्यान से देखिएगा इसको कैसे करेंगे, राइट। ध्यान से देखिए बच्चों, भाई 20 मीटर पर सेकेंड है, 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया गया। तो पहले तो आप ये सीख लीजिए कि कैसे हम लोग मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज देखते ही बता सकते हैं। स्पेशली न्यूमेरिकल्स ये बहुत बेनिफिशियल मेथड है। हालांकि फिजिक्स बिना पेन के जो सीरीज़ है, जो प्लेलिस्ट है इसी चैनल का, उसमें आपको ये ट्रिक भी मिल जाएगा। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि उसमें जाके देख लीजिए, उसमें मैंने काफ़ी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा रखी है इस तरीके पे, तो आपको वहाँ पे जाके बेनिफिट मिलेगा। बट मैं यहाँ पे ब्रीफली डिस्कस कर देता हूँ कि तरीका क्या होता है। कि 20 मीटर पर सेकेंड के 2 कंपोनेंट मैं तोड़ सकता हूँ, है ना, 2 कंपोनेंट मैं तोड़ सकता हूँ, ठीक है। और वो दोनों कंपोनेंट होंगे 10√2 मीटर पर सेकेंड और 10√2 मीटर पर सेकेंड। आई होप आपको ये क्लियर होगा, है ना। सिंपल सी बात है, 10 cos 45, 10 sin 45, sin 45 और cos 45 दोनों का वैल्यू होता है 1/√2। तो 20 को जैसे ही हम 1/√2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 10√2 और 10√2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। दैट्स इट। अब करना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। आप मुझे एक बात बताइए, प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको इतना तो पता होगा कि एक x में वेलोसिटी मान सकते हैं, एक y वाले में मान सकते हैं, और जो x में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसको y से
कोई मतलब नहीं है, और जो y में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसको x से मतलब नहीं है। कुल मिला के मैं ये बोलना चाहता हूँ कि x और y में जो मोशन हो रहा है पार्टिकल का, उसको एक दूसरे के वेलोसिटी से मतलब नहीं है, अपने अपने वेलोसिटी से मतलब है। कहने का तात्पर्य यह है कि x में डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा वो x वाली वेलोसिटी डिसाइड करेगी, और y में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो y वाली वेलोसिटी डिसाइड करेगी। y के वेलोसिटी का x में डिस्प्लेसमेंट में कोई रोल नहीं है, और x वाली वेलोसिटी का y में डिस्प्लेसमेंट में कोई रोल नहीं है ना। तो मोशन इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। x वाला सेपरेट काम कर रहा है, y वाला सेपरेट। हाँ, चूंकि बॉडी को दोनों की सुननी है, फॉलो दोनों करना है, तो वो फाइनली इसके रिजल्टेंट के हिसाब से चलता है। अब ध्यान से समझिएगा, अगर ऊपर की वेलोसिटी है 10√2, इतना तो पता है मुझे कि मैक्सिमम हाइट पे जाके इसकी वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड हो जानी है। अब मुझे पता है कि रिटार्डेशन जो है वो नीचे की तरफ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। रिटार्डेशन का मतलब होता है कि 1 सेकेंड में वेलोसिटी कितने से घट रही है, एक्सेलरेशन होता तो 1 सेकेंड में कितने से बढ़ रही होती। अब बॉल ऊपर जा रहा है, एक्सेलरेशन नीचे है, मतलब सीधी सी बात है कि वेलोसिटी के विपरीत डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी के अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो वेलोसिटी को घटाएगा। अब 1 सेकेंड में 10 से घटेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब ही यही होता है कि 1 सेकेंड में कितने से वेलोसिटी बढ़ेगा या घटेगा। रिटार्डेशन बोला तो ऑब्वियस सी बात है घटेगा। तो 1 सेकेंड में अगर 10 से घट रहा है तो 10√2 को 0 होने में कितना टाइम लगेगा। तो बहुत सिंपली मैं बोल सकता हूँ कि 10√2 बाई अगर हम 10 कर देंगे तो यहाँ से प्रॉब्लम का आंसर आ जाए, दैट इज इक्वल टू √2, मतलब √2 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से यहाँ तक जाने में √2 टाइम लग रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक वापस आने में भी √2 टाइम लगेगा, है ना। तो मतलब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मेरे से कोई पूछे तो मैं कहूँगा 2√2 सेकेंड, जिसमें सिर्फ जाने जाने का टाइम अगर पूछा जाए, सिर्फ जाने जाने का टाइम पूछा जाए तो √2 सेकेंड, और आने आने का टाइम पूछा जाए तो वो भी √2 सेकेंड, और टोटल टाइम पूछा जाएगा तो √2 प्लस √2 2√2 हो जाएगा, है ना जी। अब हमसे कोई पूछ देगा कि मैक्सिमम हाइट बताइए, तो इसका बहुत सिंपल सा तरीका है, मैंने सिखा रखा है। 10√2 यहाँ पे वेलोसिटी और यहाँ पे वेलोसिटी है 0, है ना। आप ये मत देखिए कि सर ये तो अपने लाइन से हट चुका है ना, ये तो सीधा नहीं चला, ये तो थोड़ा साइड हट चुका है। ये साइड हटा है x वाले वेलोसिटी की वजह से, और एनालिसिस अभी हम y में कर रहे हैं। मैं ये मान रहा हूँ कि जितने देर में y वाला वेलोसिटी इसको ऊपर लेके गया, उतने देर में x अपना काम कर रहा था, उसका अपना रोल है, उसका अपना काम है x में डिस्प्लेसमेंट कराना। लेकिन अभी हम x की चीजों को नहीं देख रहे हैं। अभी मेरे लिए ये प्रॉब्लम यहाँ नहीं यहाँ पे, अभी ये बॉल यहाँ नहीं यहाँ पे। वो अलग बात है कि जितनी देर में ये नीचे से ऊपर ले जाएगा उतने देर में x अपना रोल प्ले करके इसको थोड़ा सा x में भी डिस्प्लेस करवा देगा, वो एक अलग बात है ना। तो अब हमसे कोई हाइट मैक्सिमम पूछेगा तो यहाँ की वेलोसिटी है 10√2, यहाँ की वेलोसिटी 0 है। 10√2 और 0 के बीच का नंबर ले लीजिए आप, है ना। कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले मोशन में ये ट्रिक बहुत अच्छा काम करता है, आप जाके प्लेलिस्ट में प्रेफर भी कर सकते हैं। तो 10√2 और 0 के बीच का नंबर आ जाएगा आपका 5√2। कभी भी दो नंबर के बीच का नंबर बताया जाता है तो करना कुछ नहीं, मान लीजिए A एक नंबर है और B एक नंबर है, इसके बीच का नंबर बताना है, A + B/2 कर देना है ना। तो अगर एच मैक्स आपसे पूछा गया है तो आपको कर देना है 10√2 और 0 का बीच का नंबर, है ना। तो ये क्या आ जाएगा 10√2 प्लस 0/2, है ना। इतना करने की भी जरूरत नहीं थी, आप समझ पा रहे होंगे, 5√2 आ जाएगा, है ना। तो 5√2 मीटर पर सेकेंड। ये तो स्पीड आ गई, लेकिन हमें तो हाइट पता है, तो स्पीड इनटू टाइम होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। तो भाई समझिए, यहाँ और यहाँ के बीच का स्पीड लिया तो वो मेरा स्पीड बन गया, और यहां से यहां तक जाने का टाइम पूछा तो वो ये है √2 सेकेंड, और स्पीड इंटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस होता है। तो 5√2 इंटू √2 किया तो ये आ गया आपका डायरेक्ट 5 × 2 यानी 10 मीटर्स, यानी जो मैक्सिमम हाइट आएगा वो आ जाएगा 10 मीटर्स, है ना। अब अगर कोई रेंज भी पूछ सकता है कि रेंज बता दीजिए, तो भाई रेंज तो x में होता है ना। y में मैक्सिमम हाइट होता है, इसलिए उसके लिए y वाला वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है। x में रेंज होता है तो उसके लिए x वाला कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है। तो रेंज कैसे निकलेगा, तो जितने देर में आप जा रहे हैं और आ रहे हैं उतने में टोटल टाइम जो होगा वो 2√2 सेकेंड्स होगा, और 2√2 सेकेंड से, और स्पीड है कितना 10√2, तो 2√2 इंटू 10√2 अगर हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 10 × 20 = 40, यानी यहाँ से रेंज जो आ जाएगा वो आ जाएगा 40 मीटर। यहाँ भी प्रिंसिपल सिंपल सा है कि अगर हमें स्पीड पता है, और यहाँ एवरेज लेने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि स्पीड फिक्स है, यहाँ एक्स वाला स्पीड जो होता है वो कांस्टेंट होता है, तो स्पीड 10√2 है, और यहाँ से यहाँ तक जाने में √2 जाना और √2 आना, यानी टोटल टाइम 2√2 लगा है।
अब स्पीड पता है और टोटल टाइम है 2√2, तो 2√2 इंटू 10√2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2√2 इंटू 10√2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 इंटू 2 20 हो गया, √2 इंटू √2 2 हो गया, 20 इंटू 2 40 मीटर्स हो गया, यानी यह आ गया हमारा रेंज। आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन। तो इन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हुए हम यहाँ पे डायरेक्ट डेटा रख सकते हैं कि ये आ गया अपना 10 मीटर, ये आ गया अपना टोटल 40 मीटर है, तो ये चीज़ जो है, ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस आ गया अपना 20 मीटर्स। वेरी गुड। ये अगला डिस्टेंस भी आ गया 20 मीटर। ठीक है, अब हम इसको कैसे करेंगे, इस सवाल को ध्यान से समझिएगा। जस्ट बॉम्ब के फटने से पहले सिचुएशन क्या रहा होगा, जस्ट बॉम्ब के फटने से पहले अगर ये हमारा बॉम्ब है और ये फटा नहीं है, क्योंकि जस्ट बॉम्ब के फटने से पहले बोला हूं, मतलब बॉम्ब के सारे फ्रेगमेंट्स, सारे पार्ट इंटैक्ट है, अभी वो फटा नहीं है ना, तो सीधी सी बात है, अगर इसका मास m है और मैक्सिमम हाइट पे फट रहा है, तो इसका मतलब है कि इसके पास सिर्फ और सिर्फ x में वेलोसिटी होगी, y वाली वेलोसिटी 0 हो चुकी होगी, है ना। तो कितनी होगी वो वेलोसिटी, वो वेलोसिटी होगी 10√2 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि मैंने अभी अभी बताया था कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जो x वाला कंपोनेंट है, x वाली कंपोनेंट है, x वाली वेलोसिटी है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता, क्योंकि x में कोई फोर्स ही नहीं है, ग्रेविटी तो y में लग रहा है ना, तो y वाला वेलोसिटी बदलेगा, x में कोई फोर्स ही नहीं है, कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है, तो x वाली वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं आता, इसलिए सीधा वेलोसिटी इनटू टाइम डिस्टेंस आ जाता है। y में एक्सेलरेशन होता है, इसीलिए लोग फॉर्मूला लगाते, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते, लेकिन मैंने वो भी आपके लिए आसान कर दिया कि y में भी आप सीधा शुरू वाला स्पीड पकड़िए, अंत वाला स्पीड पकड़िए, उसके बीच का स्पीड निकालिए और वहां से वहां तक जाने का टाइम निकाल लीजिए, स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस कर दीजिए। मतलब एक तरीके से जिधर एक्सेलरेशन है वहां भी स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस बन रहा है, बट याद रखना है कि वहां जो स्पीड डालेंगे वो सिंपली वर्टिकल कंपोनेंट नहीं होगा वेलोसिटी का, बल्कि एवरेज स्पीड लेना पड़ता है, शुरू वाला और अंत वाला। शुरू और अंत का मतलब यहाँ यह है कि जिन दो पॉइंट के बीच में मैं डिस्प्लेसमेंट जानना चाहता हूं, उन दोनों पॉइंट को शुरू और अंत का पॉइंट बोला जा रहा है। क्या मेरी बात क्लियर है? ओके, अब ध्यान से समझिए, ये फटने से पहले की वेलोसिटी है 10√2, मास m है। बॉम्ब फटने के बाद क्या हो जाएगा, बॉम्ब फटने के बाद ये बन गया m/4 और ये बन गया 3m/4। एग्रीड। अब इसकी क्या वेलोसिटी होगी, पहले तो ये सोचना है। तो पहले क्वेश्चन के सर्कमस्टांस को समझिए, क्वेश्चन क्या सिचुएशन बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि बॉम्ब के जब टुकड़े हुए तो उसमें से जो m/4 वाला टुकड़ा था वो एग्जैक्ट सेम पाथ पे लौट के जहां से प्रोजेक्ट किया गया था, यानी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, वहीं पे आके गिरा। तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं इसको कुछ v स्पीड मान लूं, अभी इसकी स्पीड की चर्चा मैं नहीं कर रहा हूं, अभी m/4 वाले पे कॉन्सेंट्रेट करिएगा, है ना, अभी इसको छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए। m/4 की स्पीड अगर v है, तो अगर ये वेलोसिटी मैं मान रहा हूं x एक्सिस में मिली होगी, क्योंकि फटने के बाद ये इधर आएगा, वो उधर जाएगा, राइट। तो अगर ये वेलोसिटी x एक्सिस में मिली होगी, तो सीधी सी बात है, पहले ये बताइए इसकी जमीन से हाइट कितनी है। तो दिख रहा है साफ साफ भाई साहब 10 मीटर है ना। ध्यान से समझिए, पहले मैं लॉन्ग तरीका बताऊंगा, फिर आपको इसका शॉर्ट भी बताऊंगा। शॉर्ट इतना शानदार होगा कि आप सवाल देख के 5 सेकंड के अंदर, मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ 5 सेकंड, और मैं एग्जेजरेट नहीं करता हूँ, आपको दिख जाएगा आंसर आते हुए। 5 सेकंड के अंदर आप इसका आंसर दे पाएंगे। लेकिन पहले मुझे एक बार लॉन्ग कट समझा देना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स में फील आना बहुत जरूरी है ना। अब ध्यान से समझिए, ये m/4 मास है और यहाँ पे वेलोसिटी मैंने v दी है, डिस्टेंस 10 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे अपने आ जाना चाहिए। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन में आने के लिए इसको जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, ये है 20 मीटर। और आपको भी पता है कि अगर इसकी y में कोई वेलोसिटी नहीं है, ना फटने से पहले थी ना फटने के बाद है ना, तो अगर y में कोई वेलोसिटी नहीं है और 10 मीटर का हाइट है, तो अगर मैं से कोई पूछे कि इसको यहां से यहां तक आने में टाइम कितना लगेगा, तो इसके लिए फॉर्मूला है √2h/g। हालांकि मैंने इसका भी टेक्निक बता रखा है कि आपको कुछ नहीं करना है। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो हाइट को आप डायरेक्ट रखा करिए 5t² के बराबर, है ना। हमेशा याद रखिएगा, ये फार्मूला वैलिड होगा। हाँ, ये कुछ नहीं है, हाफ GT² ही लिखा हुआ, अगर ध्यान से देखिए तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आ जाएगी, t की वैल्यू आ जाएगी √2 सेकंड, है ना। थोड़ा सा फास्ट हो जाता है इससे कि 10 देखा, 10 देखते ही 5t² और 5t², 10 को 5 से काटा तो 2 बचा, t² 2 है तो t √2 होगा। मतलब यहां से यहां तक आने में जो टाइम लगेगा उसको √2 सेकंड लगेगा। याद रखिएगा बच्चों, मेरी बात बार बार ध्यान से सुनिएगा, ये तभी वैलिड है जब इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड है ना। तो y में तो 0 है ही ना, x में 0 नहीं कह रहा हूं मैं, बट y में तो 0 है, क्योंकि फटने से पहले y में कोई वेलोसिटी नहीं थी और फटने के बाद वो उधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है ना। तो मैं तो ऐसे फटता हुआ मान रहा हूं, ठीक है।
चलिए अब ध्यान से देखिएगा। तो भाई ये जो बॉम्ब का फ्रेगमेंट है, इसको 10 मीटर अगर ट्रेवल करना है ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में, क्योंकि नीचे लाने वाली तो ग्रेविटी है, तो कितना टाइम लगेगा भैया? तो इसको लगेगा टाइम √2 सेकेंड्स। अब √2 सेकेंड 20 मीटर ट्रेवल करना, मतलब जितना टाइम इसको यहां तक आने में लग रहा है उतने टाइम में इसको 20 मीटर ट्रेवल करा देना है, वरना अगर कम ट्रेवल किया तो यहां गिरेगा और अगर ज्यादा गिर गया तो यहां गिरेगा। लेकिन मेरे को एग्जैक्ट यहीं पे अगर गिराना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि √2 सेकेंड, जो कि यहां से यहां आने का टाइम है ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में, उतने देर में इसको 20 मीटर ट्रेवल कर लेना। अगेन आपको पता है यहां से यहां आने का टाइम √2 है, उसमें 20 मीटर ट्रेवल कराना है, तो टाइम पता है, डिस्टेंस पता है, तो ये हॉरिजेंटल वाली स्पीड कितनी होगी? तो डिस्टेंस बाय टाइम कर दीजिए, तो 20/√2 करेंगे तो यहां से सीधा सीधा आ जाएगा कि ये 20 मीटर है, ये √2 सेकेंड है, तो ये आ जाएगा 10√2। मतलब यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि इसकी जो वेलोसिटी होगी कितनी होगी? 10√2 मीटर पर सेकेंड। ये हमने किस बेसिस पे निकाला? ये हमने उस बेसिस पे निकाला कि हमारे क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि एक जो टुकड़ा है m/4 मास वाला, वो एग्जैक्ट उसी लोकेशन पे गिरा जहां से प्रोजेक्ट किया गया था पूरा का पूरा बॉम्ब, है ना। फटने के बाद, बॉम्ब के मैक्सिमम हाइट पे फटने के बाद जो एक m/4 वाला टुकड़ा है वो वहीं आके गिरा जहां से बॉम्ब को फेंका गया था। तो इस बेसिस पे 10√2 मीटर पर सेकेंड आ गया वेलोसिटी। और अब हम क्या करेंगे बेटा? अब हम ये करेंगे कि हमें पता है कि बॉम्ब जब फटता है तो उस समय जो इंटरनल फोर्सेस होते हैं वो बहुत हाई होता है, एटलीस्ट वेट के कंपैरिजन में बहुत हाई होते हैं। बॉम्ब का जो भी वेट होगा उसके कंपैरिजन में जो इंटरनल फोर्सेस होंगे, जिस फोर्स की वजह से बॉम्ब फटा है, वो बहुत ज्यादा होगा, है ना। मान लीजिए कि बॉम्ब का वेट अगर 500 ग्राम है, हालांकि 500 ग्राम का बॉम्ब भी बहुत बड़ा हो गया, आधा केजी का बॉम्ब, लेकिन फिर भी 500 ग्राम भी अगर माने तो कितना है? तो आधा केजी है, तो 5 न्यूटन फोर्स है। लेकिन बॉम्ब जिस फोर्स से फट रहा है उसके अंदर का फोर्स हो सकता है 5000 न्यूटन हो। तो 5000 न्यूटन के सामने 5 न्यूटन कुछ भी नहीं है। तो हमें अच्छे से पता है कि भाई एक्सटर्नल फोर्स जो है वो इंटरनल के सामने बहुत कम है, इसलिए हम इंटरनल फोर्स को रखेंगे, एक्सटर्नल फोर्स को नेग्लेक्ट कर देंगे। और अगर एक्सटर्नल फोर्स को नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो हम मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। एक तो ये पॉइंट हुआ। दूसरा तरीका ये हुआ, ऐसे भी सोच सकते थे कि भैया फोर्स एक्सटर्नल है तो वाई में है ना, एक्स में तो नहीं है ना। एक्स में तो फोर्स नहीं है तो एक्स में तो हम वैसे ही मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप याद रखिएगा कि कभी कभी ऐसा सिचुएशन आएगा जहां एक्स और वाई दोनों में मोमेंटम मैं कंजर्व कर दूंगा, तो वहां आपके दिमाग में डाउट आ सकता है कि सर वाई में जब कोई फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट है, क्योंकि समझिए बॉम्ब पहले m मास का था, फूटने के बाद वो m/4 और 3m/4 हो गया। लेकिन आपको बस ये समझना है कि m/4 3m/4 को हम एक सिस्टम मान सकते हैं। अर्थ जो है इस सिस्टम के बाहर है, और अर्थ जो फोर्स लगा रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स यानी इन फ्रैगमेंट्स का वेट है। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि m/4 3m/4 तो एक सिस्टम है, वो तो एक ही बॉम्ब के दो भाग हैं, लेकिन धरती तो इस सिस्टम के बाहर का है ना। तो धरती जो फोर्स लगा रहा है वो फोर्स तो एक्सटर्नल फोर्स में काउंट होगा, और अगर एक्सटर्नल फोर्स में काउंट होगा तो एक्स में तो मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, वाई में कैसे कर सकते हैं? तो वाई में इसलिए कर सकते हैं क्योंकि जस्ट बॉम्ब के फूटने से पहले और फूटने के बाद हम ये मानते कितने छोटे से देर में ग्रेविटेशनल फोर्स, चूंकि एक्सटर्नल फोर्स है और इंटरनल के कंपेरिजन में बहुत छोटा है, तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम एक्स और वाई दोनों में मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। याद रखिएगा एक्स और वाई दोनों में मोमेंटम तब कंजर्व करेंगे जब बॉम्ब के जस्ट फूटने के पहले और जस्ट फूटने के बाद का केस देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि बॉम्ब के फूटने के आधे घंटे बाद हम मोमेंटम कंजर्व करने बैठ रहे हैं ना, तब तक अपने फ्रैगमेंट्स जो है वो धरती पे आ चुके होंगे, ग्रेविटी ने अपना खेल कर दिया होगा, है ना। लेकिन फूटने से जस्ट पहले जस्ट बाद में ग्रेविटी कोई खास असर नहीं प्रोड्यूस कर पाता है इंटरनल के सामने। एक्सटर्नल यानी ग्रेविटेशनल वाले फोर्स को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, जिसके वजह से मोमेंटम कंजर्व होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, m/4 का 10√2 हो गया। अब हम मोमेंटम कंजर्व करने जा रहे हैं, तो भाई m मास था पहले और वेलोसिटी था 10√2। ध्यान से देखेंगे, m मास था और वेलोसिटी था 10√2, ये फटने से पहले था। और बॉम्ब के फटने के बाद क्या हो जाएगा? अब m/4 मास इधर 10√2 से चल रहा है, लेकिन आपको पता है मोमेंटम में वेक्टर क्वांटिटी, तो लेफ्ट साइड वेलोसिटी, इसलिए मैं -10√2 लिखूंगा, क्योंकि मैं डायरेक्शन को लेकर कॉन्शियस हूं। क्यों? क्योंकि हम लोग वेक्टर से डील कर रहे हैं, है ना। तो m/4 इंटू -10√2 प्लस 3m/4 इंटू v है ना। अब इसका नाम v ना रख के कुछ अलग रख देते, v डैश रख देते हैं, है ना। तो हम मानेंगे भाई इसका वेलोसिटी जो है
वी डैश है। तो मैंने कुछ नहीं किया है, बॉम्ब जस्ट फूटने से पहले जो इसका मोमेंटम था सिस्टम का, और बॉम्ब जस्ट फूटने के बाद जो सिस्टम का मोमेंटम होगा, उन दोनों मोमेंटम को बराबर करें, क्योंकि फूटने से पहले फूटने के बाद मोमेंटम कंजर्व रहेगा, है ना। इंटरनल फोर्स बहुत ह्यूज होती है बॉम्ब फूटने समय, है ना। अब यहाँ से कुछ नहीं करना है, एम लेके काट देना है ना। अब यहाँ पे -10√2 इधर जाके 10√2 हो जाएगा, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये कट जाएगा, और ये 40√2 प्लस 10√2 50√2/3, मतलब मैं डायरेक्ट लिखने जा रहा हूँ, है ना। इसको आप गणित से सॉल्व भी कर सकते हैं, 50√2/3 आ जानी चाहिए वेलोसिटी, है ना। किया कुछ नहीं है, -10√2/4 को इधर ले गए तो 10√2 में प्लस 10√2/4 है, 4 मल्टीप्लाई कर दिया LHS और RHS में, तो ये बन गया 10√2 प्लस 40√2 प्लस 10√2, तो ये बन गया 50√2 और डिवाइडेड बाई 3 कर दिया तो 50√2/3 हो गया। अब इसका वेलोसिटी आ गया हमारे पास। अब सिंपल सी बात है, चाहे m/4 मास हो या 3m/4 मास हो, आ तो नीचे ग्रेविटी के ही इन्फ्लुएंस में रहा है ना। तो अगर मुझे ये हाइट पता है 10 मीटर, है ना, तो मुझे पता है कि ये वेलोसिटी जो v डैश आई है वो तो x में आई है, y में तो कोई वेलोसिटी नहीं है, तो y में वेलोसिटी तो 0 है, यानी ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में ये नीचे आ रहा है, और ग्रेविटी के वजह से अगर ये नीचे आ रहा है तो 10 मीटर कवर करने में अगेन 5t² से इक्वेट करेंगे तो √2 सेकेंड लगेगा, मतलब इसको यहाँ से यहाँ तक आने में √2 सेकेंड लगेगा। अब √2 सेकेंड में v डैश इसको जितना चलवा पाया उतना ही तो आगे जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि अगर ये v डैश वेलोसिटी से चला है तो v डैश वेलोसिटी से चलने पे, जो कि यहाँ पे मेरा वैल्यू है √2 सेकेंड का मामला अगर है, तो 50√2/3 इंटू √2 कर देने से 2 × 2 2 ये 100/3 आ जाएगा, है ना। ये 100/3 आ गया। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि इस पॉइंट के आगे जब ये फट के वापस आया, m/4 वाला फ्रैगमेंट जब वापस आया, तब 3m/4 को v डैश यानी 50√2/3 स्पीड मिल गई, और 50√2/3 वेलोसिटी इसके पास है ऑलरेडी, और यहां से यहां आने में √2 सेकेंड लग रहा है, तो उतने टाइम में ये जितना चल पाएगा वो कितना चल पाएगा, स्पीड पता है, टाइम पता है, स्पीड इंटू टाइम कर दिए तो ये डिस्टेंस आ गया। तो ये डिस्टेंस याद रखिएगा बच्चों कि यहां से आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज समझना कि ये डिस्टेंस यहां से आया है ना, ये डिस्टेंस यहां से आया, और यहां से जो डिस्टेंस आया वो कितना आया, 100/3 मीटर है ना। अब ध्यान से समझिएगा बच्चों, ये 100/3, लेकिन हमसे पूछा तो यहाँ के कंपैरिजन में गया था, तो अगर ये 100/3 है और ये 20 है ना, ये टोटल 40 था जिसमें ये 20 है, बट यहाँ से ये डिस्टेंस आ गया है 100/3, तो 100/3 + 20 अगर हम करेंगे, 100/3 + 20 अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा 160/3 मीटर्स। ये है हमारा आंसर, है ना। थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है कि सबसे पहले हमने प्रोजेक्टाइल का कॉन्सेप्ट लगाया, लेकिन उसमें हमने बहुत सारे टेक्निक्स भी सीख ली मीनवाइल, है ना। उसके बाद हमने मोमेंटम कंजर्वेशन किया, फिर हमने वेलोसिटी निकाला, फिर वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करके ये डिस्टेंस निकाला। अब हम इस सवाल को कैसे शॉर्ट कर सकते हैं, है ना, कैसे इस सवाल को हम लोग सेकेंड्स के अंदर उड़ा सकते हैं, उस चीज को अब मैं समझाने जा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनिएगा। आप मुझे एक बात बताएं, सबसे पहले तो आपको एक चीज से अवेयर होना पड़ेगा कि सेंटर ऑफ मास जो है वो कभी भी उसी पाथ को फॉलो करता है जिस पाथ को बॉम्ब अगर नहीं फटता तो फॉलो करता। कहने का तात्पर्य मेरा ये है, मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूं, नेक्स्ट पेज मैं ले लेता हूं। अगर मान लीजिए कि हमारा बॉम्ब जो है वो नहीं फूटता, फुस निकल आता, है ना। ऐसा भी होता है ना कि कई बार जिस बॉम्ब को हमने लिया है वो खराब निकल आया, है ना, तो फिर मेरे लिए बॉम्ब थोड़ी है, मेरे लिए तो वो पत्थर है ना, फिर तो वो एक बॉल समान है। अगर आप एक बॉल को भी u इनिशियल वेलोसिटी से थीटा एंगल पे फेंकते हैं तो वो बॉल भी बिना फटे इस तरीके का प्रोजेक्टाइल मोशन करता हुआ पैराबोलिक पाथ को फॉलो करता हुआ किसी पॉइंट पे जाके गिरता है। अब चूंकि बॉम्ब फटा ही नहीं तो इसका सेंटर मास तो इसके अंदर ही है, क्योंकि इसके सारे टुकड़े, सारे फ्रेगमेंट्स इसी में इंटैक्ट है, टूटे ही नहीं है वो तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे होगा, इसके बीचों बीच। अब अगर हम तुमसे पूछे कि सेंटर ऑफ मास का रास्ता क्या होगा, तो भाई सीधी सी बात है, जब बॉम्ब ही इसी रास्ते को फॉलो कर रहा है तो उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो भी तो इसी रास्ते को फॉलो करता हुआ यहीं आके गिरेगा, है ना। अब आप समझिएगा, अगर बॉम्ब नहीं फूटा तो सेंटर ऑफ मास इस रास्ते को फॉलो किया, अब बॉम्ब फूट गया, है ना, किसी पॉइंट पे मान लो यहाँ पे बॉम्ब फूट जाता तो इसके फ्रैगमेंट्स कहीं कहीं जाते, इधर उधर जाते, लेकिन हमारा जो सेंटर ऑफ मास है वो स्टिल अभी भी इसी पाथ को फॉलो करेगा। सर ये बात कुछ समझ में नहीं आई,
कि बॉम्ब फटे या बॉम्ब ना फटे, सेंटर ऑफ मास का पाथ वही होता है जैसे कि बॉम्ब फटा ही नहीं। अब ये बात मेरे को समझ नहीं आ रहा कि आप किस बेसिस पे कह रहे हो। बहुत सिंपल सा बेसिस है, ध्यान से सुनिएगा भाई। हमें इतना पता है कि सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन होता है ना बेटा, वो एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स बाय टोटल मास होता है। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, सिर्फ इंटरनल फोर्स है, तो सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन होता है वो जीरो होता है। अब आप बात समझिएगा, बॉम्ब फटे या बॉम्ब ना फटे, दोनों ही केसेस में बॉम्ब फट किस वजह से रहा है? बॉम्ब फट रहा है इंटरनल फोर्सेस से, है ना। अगर बॉम्ब फट जाए तो इंटरनल फोर्सेस की वजह से फटा है, नहीं फटा तो मान लीजिए कि बॉम्ब भी खराब था अपना, है ना। तो दोनों ही केस में अगर इंटरनल फोर्सेस इन्वॉल्व हैं तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास तो वैसे ही नहीं आएगा। मतलब मैं तो ये कहता हूं कि इंटरनल फोर्सेस का होना ना होना बराबर है सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। क्योंकि बॉम्ब इंटरनल फोर्सेस के इन्फ्लुएंस में फूट रहा है, बाहर से कोई फोर्स नहीं आ रहा है, तो सेंटर ऑफ मास का तो मोशन वैसे ही होगा ना जैसे बॉम्ब बिना फटे सेंटर ऑफ मास का मोशन होता, है ना। अब तुम बोलोगे कि नहीं सर, पैराबोलिक पाथ तो है ही सेंटर ऑफ मास का। हाँ, वो इसलिए क्योंकि ग्रेविटी है, और ग्रेविटी एक एक्सटर्नल फोर्स है। तो बॉम्ब फट भी रहा है तो भी सेंटर ऑफ मास का मोशन पैराबोलिक क्यों है? क्योंकि ग्रेविटी एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, और वही एक्सटर्नल फोर्स रिस्पॉन्सिबल है सेंटर ऑफ मास को पैराबोलिक पाथ पे लाने के लिए, है ना। तो बॉम्ब अगर फट रहा है तो भी ग्रेविटी लग रहा था, बॉम्ब नहीं फट रहा है तो भी ग्रेविटी लग रहा है, और ग्रेविटी ही हमारा एक्सटर्नल फोर्स है। और अगर बॉम्ब फट जाता है तो इंटरनल फोर्सेस के इन्फ्लुएंस में फट रहा है, तो उसका एक्सटर्नल फोर्स का वैसे ही जो रोल था वही का वही रहेगा, और इंटरनल का कोई रोल वैसे भी नहीं होता है। तो इसका मतलब यह है कि सेंटर ऑफ मास इसी पाथ पे चलता रहेगा। अब देखिए इससे कितना सवाल आसान हो गया। ये अपने आप में बहुत पावरफुल लाइन है कि अगर हमें ये समझ में आ जाए कि बॉम्ब फट भी रहा है या नहीं फट रहा है, अपना जो सेंटर ऑफ मास है वो हमेशा उस पाथ को फॉलो करता है एज इफ बॉम्ब फुटा ही नहीं हो। ये अपने आप में कितना कितना स्ट्रॉन्ग लाइन है और कितना सेल्फ सफिशिएंट लाइन है, ये अभी आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, मैं अब ये कह रहा हूं, इसको मैं थोड़ा रिमूव कर देता हूं। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि m/4 वाला फ्रेगमेंट यहाँ पे आके गिरा है वापस, मैं रेड कलर से उसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ, है ना भाई। यहाँ पे दो टुकड़े हुए m/4 और 3m/4, m/4 वाला यहाँ आके गिरा है, ठीक है, बॉम्ब फट गया, कोई बात नहीं। लेकिन सेंटर ऑफ मास तो अभी भी, सेंटर ऑफ मास तो अभी भी यहाँ मैंने दिखाया था 40 मीटर, इसी केस में दिखाया था, अभी भी 40 मीटर पे ही है। सेंटर ऑफ मास तो यहीं गिर रहा है और ये 40 मीटर है, रेंज हमने निकाला था 40 मीटर। तो ये है अपना सेंटर ऑफ मास। अब समझिएगा m/4 यहाँ आके गिर रहा है। यहाँ क्यों गिर रहा है? क्योंकि आपने सवाल में ही दे रखा था कि m/4 वाला फ्रैगमेंट इस तरीके से उड़ के वापस आ रहा है कि जहां से प्रोजेक्ट किया गया था वहीं आ गया, मतलब जिस बंदे ने फेंका उसी के हाथ में आ गया वापस। तो m/4 यहाँ आ रहा है, सेंटर ऑफ मास को फर्क नहीं पड़ता, वो यहीं गिरेगा चाहे बॉम्ब फूटे या ना फूटे, है ना। तो अब हमसे पूछा जा रहा है 3m/4 कहाँ जाएगा। तो सीधी सी बात है, हमें ये पता है कि सेंटर ऑफ मास हमेशा हेवियर मास के पास रहना चाहता है ना, यह बात हमें पता है। इनफैक्ट मैं तो क्लासेस में भी बोलता हूँ ये बात, और अभी भी रिपीट कर रहा हूँ कि अगर ये m1 है और अगर ये m2 है, ये दो मासेस हैं और यहाँ कहीं सेंटर ऑफ मास है, तो सेंटर ऑफ मास की अगर m1 से दूरी r1 है और m2 से दूरी r2 है, तो याद रखिएगा कि जिस रेशियो में मासेस हैं उसके उल्टे रेशियो में सेंटर ऑफ मास की दूरी होती है। मतलब अगर मास का रेशियो है m1/m2, तो सेंटर ऑफ मास की इनसे दूरी का रेशियो होगा r2/r1। ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि जिस रेशियो में मासेस है उसके उल्टे रेशियो में दूरी होती है। कहने का मतलब मेरा यह है कि जो मास हेवियर है उससे सेंटर ऑफ मास पास होता है, यानी उससे दूरी कम होती है, और जो मास लाइटर है उससे दूरी ज्यादा होती है, मतलब उससे डिस्टेंस ज्यादा होता है। तो जो मास कम है उससे दूरी ज्यादा, और जो मास ज्यादा है उससे दूरी कम। अब सिंपल सी बात समझिए कि अगर m/4 वाले से सेंटर ऑफ मास की दूरी 40 है, तो इसका 3 गुना जो मास है उससे सेंटर ऑफ मास की दूरी क्या होगी फाइनल स्टेट में? फुट वुट के जब वो फ्रैगमेंट इधर गिर गया, वो फ्रैगमेंट इधर गिर गया, सेंटर ऑफ मास अपना इसी पाथ पे चुपचाप चलता आ रहा था, क्योंकि उसको फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि एक्सप्लोजन इंटरनल फोर्स की वजह से हुआ है, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से
नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हमें साफ साफ समझ में आ रहा है कि सेंटर ऑफ मास अपना इसी रास्ते पे चलता हुआ आएगा और यहीं पे आके गिरेगा, एक फ्रेगमेंट इधर गिरा है। अब समझिए जो m/4 है यानी हल्का मास है उससे दूरी 40 है, तो जो इसका 3 गुना है, 3m/4 का मतलब 3 गुना, तो जो इसका 3 गुना मास है वो ऑब्वियस सी बात है सेंटर ऑफ मास की उससे नजदीकी ज्यादा होगी, दूरी कम होगी। अभी तो समझाया कि जो भारी है उससे दूरी कम और जो हल्का है उससे दूरी ज्यादा, तो हल्के वाले से दूरी अगर 40 है, अच्छा कितना हल्का है, 3 गुना हल्का है, क्योंकि एक m/4 है तो दूसरा 3m/4 है, तो 3m/4 के कंपैरिजन में m/4 वाला 3 गुना हल्का है। तो सीधी सी बात है कि अगर हल्के वाले से दूरी 40 है तो भारी वाले से दूरी 40 से कुछ कम होगी, कितनी कम होगी, जितना टाइम्स मास है। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 40/3 हो जाएगा। यानी हमें ये समझ में आ गया कि ये डिस्टेंस निकल के आ गई 40/3 और ये डिस्टेंस 40 था। तो अगर मेरी यहां से दूरी पूछी जाती पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से, अगर हमारी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से दूरी पूछी जाती तो मैं क्या करता, सीधा 40 + 40/3, यानी यहां पे आंसर सीधा सीधा आ गया 160/3। तो जिसको हमने इतना लंबा किया है उसको हम लोग डायरेक्ट ओरली सॉल्व कर सकते थे और आंसर आ जाता 160/3 आंसर आ जाता। तो यही छोटा सा टेक्निक है और ये बहुत काम आता है। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला सिर्फ यही नहीं, सेंटर ऑफ मास के मैक्सिमम सवाल में यूज आ जाता है। तो इस चीज को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो बहुत फायदा रहेगा। एक और क्वेश्चन मैं करके आपको बता देता हूं। सपोज करिए यहाँ पे एक m मास है, इनिशियल वेलोसिटी u है, एंगल थीटा है ना। या फिर एक काम करते हैं, डेटा वही ले लेते हैं ताकि थोड़ा सा आसान रहे आपको भी, है ना। मान लीजिए m मास का बॉम्ब है, वही वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, वही एंगल 45 डिग्री, तो कोई चीज़ पे फर्क तो पड़ने वाला नहीं रहे, वही रेंज, वही मैक्सिमम हाइट, वही टाइम ऑफ फ्लाइट, सब कुछ सेम रहेगा, है ना, क्योंकि डेटा को हमने छेड़ा ही नहीं है। बस आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ मैं कि कैसे ऐसे सवालों को देखते ही अटैक करना है, देखते ही आंसर। अब ध्यान से समझिए, ये मान लीजिए मैक्सिमम हाइट तक गया और यहाँ पे 2 टुकड़े में बटा, m/2 और m/2, बहुत सिंपल सा। अगर m/2 वापस यहां आ गया तो आपको बताना है ये m/2 कहां जाएगा, है ना भाई। तो सीधी सी बात है कि भाई चाहे बॉम्ब फटे या ना फटे, अगर ये बॉम्ब इंटैक्ट भी रहता तो भी सेंटर ऑफ मास तो यहीं आके गिरता, है ना। अब m/2 को आपने पीछे कर दिया तो m/2 ये वाला जो दूसरा वाला m/2 है वो कुछ आगे गिरेगा। अब कितना आगे गिरेगा यही तो देखना है सर, यही तो देखना है कि कितना आगे गिरेगा। इसको थोड़ा मैं लंबा खींच देता हूं, है ना। अब यही तो देखना है कि कितना आगे गिरेगा। तो सीधी सी बात है, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है 40 मीटर, रेंज आया था 40 मीटर अगर आपको याद हो तो, और यहां पे मेरा m/2 मास आके गिरा है। तो अगला m/2 जो दूसरा m/2, 2 m/2 से m बनेगा ना, तो जो दूसरा m/2 है वो कितना आगे गिरेगा यही पूछा जा रहा है। तो सीधी सी बात है कि अगर यहां सेंटर ऑफ मास है, ये m/2 है और ये भी m/2 है। अच्छा, सेंटर ऑफ मास को कोई फर्क नहीं पड़ता कि बॉम्ब फटा या नहीं फटा, वो तो अपना ओरिजिनल प्रोजेक्टाइल मोशन के हिसाब से यहीं आके गिरेगा। अब खुद बताओ, मास बराबर है तो दूरी भी बराबर होगा भाई। जो भारी होता है उससे दूरी कम, जो हल्का होता है उससे दूरी ज्यादा। इस बार तो मासेस बराबर है तो दूरी भी बराबर होगा। मतलब अगर ये 40 है तो ये भी 40 होगा। तो अगर हमसे कोई पूछता है इसकी दूरी बताइए यहाँ से, तो मोमेंटम कंजर्व करने नहीं बैठेंगे कि वहां फटा होगा फिर मोमेंटम कंजर्व करे फिर टाइम निकाले, फिर इतना टाइम नहीं है भाई। सीधी बात है, ये 40 तो ये 40, सीधा आंसर हो जाएगा 80 मीटर। आई होप इट इज अंडरस्टूड टू एवरीवन। ओके, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, है ना। अब हो सके तो सवाल खत्म होते के साथ आंसर दे दें आप लोग तो बहुत खुशी होगी, है ना। फिर से वही ले लेते हैं, एक m मास ले लेते हैं, वही 20 मीटर पर सेकेंड से फेंक रहे हैं, है ना, वही 45 डिग्री पे फेंक रहे हैं। और यहाँ पे जाने के बाद या अपना सेंटर ऑफ मास तो यहीं गिरेगा, उसको पता ही नहीं है कि बॉम्ब फट रहा है या नहीं, है ना, क्योंकि इंटरनल फोर्सेस के वजह से सेंटर ऑफ मास का मोशन डिस्टर्ब नहीं होगा। अब सीधी सी बात है, यहाँ पे m/2 और यहाँ भी m/2। सर इस बार फिर से 2 टुकड़े में ही फटा और दोनों का मास बराबर है, लेकिन यहाँ कैच है, ये m/2 जो है सीधा सीधा यहाँ गिर गया, सीधा सीधा यहीं पे एकदम जहां फटा वहीं गिर गया, मतलब मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट के जस्ट नीचे गिरा है ना। तो आपसे पूछ रहा जा रहा है ये वाला m/2 कहाँ जाएगा। तो आपको पता है बेटा कि सेंटर ऑफ मास तो यहीं रहना है। अब ये m/2 अगर यहाँ आके गिर गया है तो आपको बताना ये टोटल 40 था, ये डिस्टेंस 20 मीटर था। आपको पता है ऐसे भी कि मैक्सिमम हाइट वाला जो पॉइंट होता है ना, उसके इधर भी आधा रेंज होता है और इसके इधर भी आधा रेंज होता है, और आधा मिलके पूरा रेंज बनता है। तो पूरा रेंज अगर 40 है तो ये डिस्टेंस 20 मीटर होगा। अब यहाँ है हमारा
टूट फूट के जब ये दोनों लैंड किए होंगे तो ये m/2 मास है हमारा। तो हमारे सेंटर ऑफ मास के लोकेशन से ये कितना दूर है, ये 20 मीटर दूर है। तो ये m/2 भी कितना होगा, ये m/2 भी 20 मीटर होगा, ये m/2 भी कितना होगा, 20 मीटर होगा, है ना भाई। भाई मास अगर सेम है तो दूरी भी सेम होगी, है ना। तो अगर हमसे कोई पूछे कि ये m/2 यहां से कितनी दूरी पे गिरा है, तो समझिएगा ये 40 है और ये 20 है ना। या फिर ऐसे कर लो 20 20 20 है तो 60 आपको दिखेगा, है ना। तो सीधी सी बात है 60 मीटर हो जाएगा, है ना। इसी सवाल को हम ऐसे भी कर सकते थे, इसी सवाल को एक और तरीके से हम कर सकते हैं। अब आप ये करके बताएं इसका आंसर कितना आएगा, है ना। इस पर सवाल थोड़ा चेंज कर रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे हमारा m मास है, यहाँ पे हमने उसको 20 से और एंगल 45 डिग्री से फेंका है ना। ये आके यहाँ गिर रहा है ना। अब मान लीजिए कि यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे फटा एक m/4 और एक 3m/4 और m/4 यहीं गिर गया। m/4 अगर यहीं गिर गया तो 3m/4 कहाँ जाके गिरेगा, ये आपको बताना। बहुत सिंपल है, अगेन ये m/4 20 मीटर पे है। अब यही चीज कैच करना है, यहाँ m/4 आके गिर रहा है। चलिए मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये फाइनल स्टेट का फिगर बना रहा हूँ ऑरेंज पेन से। तो ये 20 मीटर पे आके गिर रहा है m/4, ये 3m/4 है, ये 3m/4 यहाँ आके गिर रहा है। तो सीधी सी बात है सेंटर ऑफ मास यहीं पे रहेगा, उसको फर्क नहीं पड़ता। तो ये 40 मीटर था, यहाँ से ये 20 मीटर है क्योंकि ये m/4 वहीं गिर गया मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट पे। अब आप खुद सोचिए कि मास का रेशियो अगर 1:3 है, आप देख सकते हैं इसका 3 गुना है, तो डिस्टेंस का रेशियो 3:1 होगा। मतलब अगर ये 20 है ना तो ये 20/3 होगा, कम होगा। क्यों? क्योंकि हेवियर मास से दूरी कम होता है, लाइटर मास से दूरी ज्यादा होता है। तो ये 20/3 हो जाएगा, है ना। तो अगर 3m/4 का हम पूछे कि 3m/4 जो है वो कितने दूरी पे गिरेगा, तो 20/3 पे गिरेगा। अब आप यहां से साफ साफ दूरी बता सकते हैं कि ये अगर अपना 40 था और ये 20/3 है, तो 40 + 20/3 अगर हम करें तो ये आ जाएगा 120 + 20, है ना। तो 140/3 आ जाएगा, है ना। तो आशा करते हैं ये टेक्निक आपको समझ में आ गया होगा। और इसमें मैंने कई सारे टेक्निक को मतलब आपस में जोड़ के आपको सिखाया है। तो ये चीज अगर आपको याद रहे कि जिस रेशियो में मासेस हैं उसके उल्टे रेशियो में सेंटर ऑफ मास की दूरी होती है, तो इस तरीके से आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स को बहुत ईजिली हैंडल कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।